हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था नीलकंठ के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि मोर और मोरनी जो है वह अब बड़े हो रहे हैं। किस तरह से जो है उनके रंग जो है वह सुनहरे हो रहे हैं, उनके पंखों पे जो है चंद्रिकाओं की इंद्रधनुष जो है वह उद्दीपित हो रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं। रंग रहित पैरों को ग्रीवली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया है। उसका गर्दन ऊंचा कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अभिनव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता था। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेता पत्रलेखा मंथर आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देती थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। ये कौन कह रहा है? महादेवी वर्मा कह रही हैं। सवेरे ही वह जब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ पड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच में उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे अंतर्कर्दन करने लगते उन्हें उधर ही लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच ने खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार कर दिया था, पर वे फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। यहाँ पर क्या है, कवित्री बता रही है कि जो नीलकंठ है वह किस तरह से वहाँ के जीव जंतुओं के साथ रहता था और किस तरह से उन्हें गलत करने पर दंड भी देता था। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। वह प्रायः मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता, और वह सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुअल जैसा खेल खेला करते थे। कौन? सभी जानवर। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में डाल रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे ची ची कर स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि वह किसी को स्पष्ट सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहुंचानी, और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। स्वयं अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया था कि खरगोश जो है वह सांप के प्रहार से जो है, उसके फन से जो है वह घायल हो गया है। उसने सांप को फन के पास पंजों में दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। कौन अधमरा हो गया? सांप। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो गया, किंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, यानी कि मरा हुआ जैसा वहीं पड़ा रहा, ना हिला ना डुला। राधा ने सहायता देने की
आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और जो है वह प्रसारित हो चुकी थी। माली पहुंचा, फिर वह सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब वह शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रख कर उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को ही क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ रहा था। आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स कि कार्तिकेय भगवान जो हैं उनका जो वाहन है वह क्या है, मोर है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसका जीवन ही क्रूर क्रम है। नीलकंठ ने अपनी जातिगत विशेषता तो यह बताई थी कि उसकी एक जातिगत विशेषता है, उसका क्या है, मानवीयकरण हो गया है। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडाल कर बनाकर जब वह नाचता है, तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता है। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में एक छंद रहता था। वह नृत्य में नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी, वह बाएं पंख को स्पर्श करते हुए दाहिनी ओर निकल जाती थी। कौन? राधा। इस प्रकार उसकी प्रक्रिया में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि वह नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक ही एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों की सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से वह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन चुका था, मतलब रोज का क्रम बन चुका था कि जब महादेवी वर्मा आती थी उसके झूले के पास, जब वह अपने घर में जाने लगती थी, तो मोर जो है वह नीचे उतरकर जो है नृत्य की जो है भंगिमा में खड़ा हो जाता था। ये जो था रोज का काम हो गया था। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयभूति हो उठता था, मतलब बहुत प्रसन्न हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसे वह मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष जो हैं वह भाते थे। बसंत का मौसम जो है वह पशु पक्षियों को बहुत भाता है और सबसे ज़्यादा किसे भाता है? मोर को। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीघर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।